प्रीवियस वीडियो में हमने हाइपरटेंशन का बेसिक ओवरव्यू ले लिया था और हमने लास्ट में ये कहा था कि 4 क्लास होती हैं, यानी मेजर जो ड्रग्स होती हैं वो 4 वैरायटी की होती है। कौन-कौन सी? एक ऐसी ड्रग्स जो क्या कराए, सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन को बंद कर दे, यानी सोडियम की रिटेंशन को कम कर दे। जब सोडियम की रिटेंशन नहीं होगी, वाटर की रिटेंशन नहीं होगी, इनडायरेक्टली ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा। जब ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा तो फिर हाइपरटेंशन के चांसेस कम हो जाएंगे, मतलब ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। दूसरी था सिम्पैथोप्लेजिक। प्लेजिक का मतलब पैरालिसिस। पैरालिसिस का मतलब ये ऐसी ड्रग्स होगी जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्शन को अपोज करेगी, इसके एक्शन को इनहिबिट करेगी। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्शन हमने कहा था 3 जगहों के ऊपर था, वैसे 4 जगहों के ऊपर था, लेकिन प्राइमरीली 3 जगहों पर। हार्ट के ऊपर कॉन्ट्रैक्टिलिटी और हार्ट रेट को बढ़ाना। दूसरा हमने कहा था कि जो रेजिस्टेंस वेसल्स, इनकी रेजिस्टेंस को बढ़ा देना। और तीसरा विनो कंस्ट्रक्शन। लेकिन जो सिम्पैथोप्लेजिक होगी ये उससे उल्टा काम करेगी, एक्शन को अपोज करके हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम कर देगी, रेजिस्टेंस को कम कर देगी, वेजो डायलेशन करवा देगी। और तीसरा वेनो कंस्ट्रक्शन को भी अपोज करेगी, मतलब कैपेसिटेंस को बढ़ा देगी वेन्स की। तीसरी क्लास ऐसी है जो वेजो डायलेटर कहलाती है। वेजो डायलेटर का मतलब ये ऐसी ड्रग्स होगी जो वेसल्स के वेस्कुलर स्मूथ मसल पे फौरन जाके एक्ट करेगी, वहाँ पे वेजो डायलेशन करवा देगी, मतलब स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन करवा देगी। और जो चौथी क्लास है वो है रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम के इनहिबिटर्स। अब रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम में हमने ये देखा था कि एंजियोटेंसिन 2 को बनाने के लिए एक एंजाइम चाहिए जिसका नाम है एस। अब एस को इनहिबिट करने वाले एंजाइम्स हो गए जिसको बोलेंगे एस इनहिबिटर्स। अब अगर एंजियोटेंसिन 2 प्रोड्यूस हो भी जाता है तो अब इसके रिसेप्टर को ब्लॉक कर दे तो उसको बोलते हैं रिसेप्टर्स ब्लॉकर। या फिर रेनिन को प्रोड्यूस ही नहीं होने देते तो उसको बोलते हैं रेनिन इनहिबिटर। अब अभी हमने ड्रग्स, किसी भी एक ड्रग का नाम नहीं लिया, अभी हमने सिर्फ 4 मेजर क्लासेस के नाम पढ़े और उनके मैकेनिज्म पढ़े हैं। डायूरेटिक्स किस तरह काम कर रही है? डायूरेटिक्स सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन को, रिटेंशन को कम करके, वाटर की रिटेंशन को कम करके ब्लड वॉल्यूम को कम कर रही है। सिम्पैथोप्लेजिक ये क्या करवा रही है? ये हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम करके, जो वेनस टोन है इसको भी कम करके, आर्टीरियल टोन इसको भी कम करके ब्लड प्रेशर को ड्रॉप करा रही है। वेजो डायलेटर वेजो डायलेशन करवा रही है, वेस्कुलर स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन करवा रही है। अब आगे इनहिबिटर ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम, इसके अंदर 2 टाइप की देखने को मिलती है, एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट और रेनिन इनहिबिटर। एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट में भी 2 आ जाती है। एक वो इनहिबिटर जो एंजियोटेंसिन 2 को बनने नहीं देते, उसको बोलते हैं एस इनहिबिटर। दूसरा ऐसे इनहिबिटर अगर एंजियोटेंसिन 2 प्रोड्यूस हो जाता है तो उसके रिसेप्टर पे बाइंड नहीं करने देते, उसको बोलते हैं रिसेप्टर ब्लॉकर। उसमें एग्जांपल है लोसार्टेन के, लेकिन अभी इसको नहीं देख रहे। अब जो सिम्पैथोप्लेजिक था, सिम्पैथोप्लेजिक वाले मजीद 4 कैटेगरी में में डिवाइड हो जाती है। अब हम इसको दूसरी डायग्राम से देख लेते हैं, जो बिग कैट्सन की डायग्राम है। तो इस डायग्राम के अंदर आपको नजर आ रहा होगा, मैं इसको फोकस कर लूँ। हाँ, तो इस डायग्राम में आपको एक कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्शन देखने को मिलेगा, ब्रेन, हार्ट, वेसल्स, किडनी, और यहाँ पे बहुत सारी डायूरेटिक्स या सिम्पैथोप्लेजिक ड्रग्स नजर आ रही होगी। तो पहला जो मैंने बताया था वो था डायूरेटिक्स। जो डायूरेटिक्स जो हमने मेजर पढ़नी है डायूरेटिक्स, वो होगी थायजाइड डायूरेटिक्स और लूप डायूरेटिक्स। थायजाइड डायूरेटिक्स के अंदर अब मैं आपको नाम बताऊंगा वो डायूरेटिक्स के नाम क्या क्या होंगे। थायजाइड के अंदर जो आती है उसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरथायोजाइड और क्लोरथैलिडोन। तो इन 2 ड्रग्स के आपने नाम को जरूर याद रखना है। तो थायजाइड के अंदर कौन कौन से आएंगे? थायजाइड के अंदर हम क्या सकते हैं, ये डायूरेटिक्स। सबसे पहले जो क्लास है वो है डायूरेटिक्स की, वो है थायजाइड डायूरेटिक्स। थायजाइड डायूरेटिक्स के अंदर 2 एग्जांपल्स आती है या फिर 2 ड्रग्स आती है, हाइड्रोक्लोरथायोजाइड और क्लोरथैलिडोन। ठीक हो गया। दूसरी जो इंपॉर्टेंट डायूरेटिक है वो है लूप डायूरेटिक। लूप डायूरेटिक्स नाम से लग रहा है कि इसने थिक असेंडिंग लूप ऑफ फैलने पे जाके काम करना है। डायूरेटिक्स की सेपरेट वीडियो हमने इंशाल्लाह बनानी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ। थिक असेंडिंग लूप ऑफ फैलने में सोडियम 1 पोटेशियम 2 क्लोराइड ट्रांसपोर्टर होता है, जिसने क्या करवाना है, जिसने सोडियम की और पोटेशियम की क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन करानी है। जब सॉल्यूट की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, इनके लॉस्ट ज़्यादा होगा, पानी भी इनके साथ लॉस्ट हो जाएगा। ठीक हो गया, जिसकी वजह से ये जो ड्रग्स होती है ये क्या करेगी, हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। हाइपरटेंशन के साथ साथ ये एडिमा को भी ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। क्यों? क्योंकि एडिमा के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम ज़्यादा हो गया है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम जो ज़्यादा हो चुका है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए हमें क्या कराना पड़ेगा, फ्लूइड की एक्सक्रीशन करवानी पड़ेगी। तो फिर ये ड्रग्स इंपॉर्टेंट है एक्सक्रीशन के लिए। जो थायजाइड डायूरेटिक्स इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किया है, इन्होंने डिस्टल स्ट्रेट ट्यूब्यूल पे जाके काम करना है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। लेकिन फिजियोलॉजी के अंदर हमने पढ़ा था डिस्टल स्ट्रेट ट्यूब्यूल, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। वैसे दोनों ड्रग्स ने क्या करवाना है, इन्होंने सॉल्यूट की स्पेसिफिकली सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन को कम करके ब्लड वॉल्यूम को कम कर दिया। तो ये हाइपरटेंशन के लिए और माइल्ड एडिमा के लिए ठीक होती है। ज़्यादा इफेक्टिव कौन सी है? फ्यूरासिमाइड ज़्यादा इफेक्टिव है।
ये हाइपरटेंशन के लिए भी इस्तेमाल होती है। हार्ट फेलियर के अंदर ज़्यादा ब्लड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, वेनस पूलिंग ज़्यादा हो जाती है, तो हार्ट फेलियर के अंदर भी एडिमा देखने को मिलता है। एडिमा को ट्रीट करने के लिए और स्पेसिफिकली जो हाइपर कैल्सीमिया, क्योंकि ये क्या करवाती है, कैल्शियम की लॉस करवा देती है, क्योंकि सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन नहीं होती, तो ल्यूमेन के अंदर एक पोटेंशियल क्रिएट होता है, वो पोटेंशियल क्रिएट नहीं हो पाता। जब वो पोटेंशियल क्रिएट नहीं हो पाएगा तो कैल्शियम की एब्सॉर्प्शन भी नहीं होगी, तो ये ड्रग हाइपर कैल्सीमिया को ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। अब जो डायूरेटिक्स, स्पेसिफिकली थायराइड डायूरेटिक्स, इनका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है जिसको बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। फिर फार्माकोलॉजी के अंदर आपने दो टर्म्स को ज़्यादा पढ़ना है, एक है फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स। डायनेमिक्स का मतलब होता है जो ड्रग्स हमारी बॉडी पे क्या करती है, मतलब रिसेप्टर पे जाके बाइंड करती है, उनके स्पेशलाइज्ड साइट्स के ऊपर जाके काम करती है, उसको बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। और जो हमारी बॉडी ड्रग्स के साथ करती है, इसकी एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करती है, इसके मेटाबॉलिज्म को, इसके एलिमिनेशन को, इसको बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। तो इसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है थायराइड का, वो ओरल होता है ज़्यादातर। जो इसका होता है वो पारेंटरल का मतलब इंट्रावीनस की बात कर रहे हैं। इनका ड्यूरेशन 8 से लेकर 12 आवर तक होता है और इनका ड्यूरेशन 2 से लेकर 4 आवर तक है। वैसे डिटेल में अभी नहीं जा रहा, पहले मैं आपको जनरल नाम बता दूँ ड्रग्स के, मैं ज़्यादा डिटेल में चला गया। तो पहले जो क्लास बताई थी वो डायूरेटिक्स बताई थी, जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में पहली क्लास बताई मैंने डायूरेटिक्स की। डायूरेटिक्स के अंदर मुझे ये बताया कि दो इंपॉर्टेंट क्लास की डायूरेटिक्स होती है, एक है थायोजाइड, दूसरा लूप डायूरेटिक्स। लूप डायूरेटिक्स में एग्जांपल थे फ्यूरासिमाइड के, जिन्होंने काम करना था 1 सोडियम 1 पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। और जो थायोजाइड हाइड्रोक्लोर थायोजाइड और क्लोरथैलिडोन, इन्होंने काम करना था सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ऊपर होते हैं, लेकिन स्ट्रिक्टली स्पीकिंग गाइटन के अंदर लिखा हुआ था डिस्टल स्ट्रेट ट्यूब्यूल। इनका मेन फंक्शन होगा हाइपरटेंशन को ट्रीट करना, एडिमा को ट्रीट करना। स्पेसिफिकली जो फ्यूरासेमाइड है वो हाइपर कैल्सीमिया के लिए भी काम आती है, क्योंकि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन भी सोडियम की एब्जॉर्प्शन के साथ कपल्ड होती है। तो पहली ड्रग होगी या फिर पहली क्लास होगी डायूरेटिक्स की। दूसरा मैंने बताया था सिम्पैथोप्लेजिक। सिम्प्लेजिया का मतलब पैरालिसिस करना। तो ये ऐसी ड्रग्स होगी जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्शन को एंटागोनाइज करेगी, ब्लॉक करेगी, मिनिमाइज करेगी। अब इनके डिफरेंट मैकेनिज्म क्या है। कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जो वेजोमोटर सेंटर के अंदर जाके काम कराती है। असल में जो वेजोमोटर सेंटर है उसने स्टिमुलेशन करवानी होती है सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स की। तो जो कुछ ऐसी ड्रग्स होती है वो क्या करवाती है, वो असल में क्या करती है, ये अल्फा 2 रिसेप्टर पे जाके बाइंड करती है। अल्फा 2 रिसेप्टर पे बाइंड करके ये न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज को भी बंद कर देती है, स्पेसिफिकली प्री सिनैप्टिक टर्मिनल के अंदर। जब प्री सिनैप्टिक टर्मिनल के ऊपर अल्फा 2 रिसेप्टर की स्टिमुलेशन होगी तो वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं होंगे। तो यहाँ पहले जो क्लास सिंपैथोप्लेजिया की बताई, जिन्होंने वेजोमोटर सेंटर या स्पेसिफिकली सीएनएस के अंदर जो सिंपैथेटिक आउटफ्लो होता है, सीएनएस सिंपैथेटिक आउटफ्लो भी लिख सकते हैं। तो इसके अंदर आती है कौन कौन सी ड्रग्स, मिथाइल डोपा, क्लोनिडीन। इसके साथ दो इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा ड्रग भी बताई गई है। तो पहला जो बताया गया है ग्वानाबेंस और ग्वानाफेसिन, लेकिन दो आपने इंपॉर्टेंट याद रखनी है, कौन कौन सी, मिथाइल डोपा और याद रखना आपने क्लोनिडीन। इसमें जो क्लोनिडीन है वो एक्टिव फॉर्म होती है, लेकिन जो मिथाइल डोपा है ये प्रो ड्रग है। प्रो ड्रग का मतलब होता है ये इनएक्टिव ड्रग है, मतलब इस ड्रग की एक्टिवेशन होनी है हमारी बॉडी में। आपने जब पढ़ा होगा टायरोसिन का, टायरोसिन से नोरेपिनेफ्रिन कैसे बनता था, पहले टायरोसिन से बनता था डोपा, डोपा से बनता था डोपामीन और डोपामीन से बनता था नोरेपिनेफ्रिन। तो जो असल में मिथाइल डोपा है ये प्रो ड्रग है। इसमें जब कन्वर्ट होगा मिथाइल नोरेपिनेफ्रिन के अंदर तभी जाके अपना काम कर सकती है, लेकिन अगर ये कन्वर्ट नहीं होगी तो ये अपना काम नहीं कर सकेगी। अब क्लोनिडीन और मिथाइल डोपा, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता दिया मैंने, दोबारा बता देता हूँ। इन्होंने काम करना होता है सीएनएस के अंदर, स्पेसिफिकली प्री साइनेप्टिक टर्मिनल के अंदर। हम कह सकते हैं अल्फा 2 रिसेप्टर्स होते हैं, ये उसके एगोनिस्ट होते हैं। अल्फा 2 रिसेप्टर की स्टिमुलेशन होती है, तब जो सिंपैथेटिक आउटफ्लो की इनहिबिशन होती है, ये थोड़ा सा रेसिप्रोकल फीडबैक सिस्टम होता है, इनहिबिटरी फीडबैक सिस्टम। ठीक हो गया। इसके जरिए ये 4 ड्रग्स काम करती है, मिथाइल डोपा, क्लोनिडीन, ग्वानाबेंस एंड ग्वानाफेसिन। ठीक हो गया। तो पहले जो साइट लिखा हुआ था वो था सेंट्रली एक्टिंग। तो इस ड्रग को हम बोल सकते हैं, इस क्लास को बोल सकते हैं सिंपैथोप्लेजिया की सेंट्रली एक्टिंग, जिन्होंने सेंटर में जाके काम करना है, स्पेसिफिकली सीएनएस के अंदर सिंपैथेटिक आउटफ्लो को ही ब्लॉक कर देना है। अब इसके बाद कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जिन्होंने गैंग्लिया को ब्लॉक करना होता है। वैसे गैंग्लिया, ये गैंग्लिया आपको नजर आ रहा होगा, क्योंकि अगला जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या फिर अगला रूट ऑफ ट्रांसमिशन है वो गैंग्लिया में प्री वाले पोस्ट के साथ साइनेप्स करती है और यहीं से इंफॉर्मेशन जाती है वेस्कुलर स्मूथ मसल के पास, हार्ट के पास। अब हमने ब्लॉक करना है गैंग्लिया को, तो ऐसी ड्रग्स जो गैंग्लिया को ब्लॉक करती है उसको बोलते हैं गैंग्लिया
ब्लॉकिंग ड्रग्स। इसके अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हेक्सामिथोनियम। कौन सी? हेक्सामिथोनियम। तो इसने क्या करवाना होगा, इसने जो निकोटीनिक रिसेप्टर्स होते हैं, निकोटीनिक रिसेप्टर, तो यहाँ पे जो रिसेप्टर्स पड़े हो गए, ये प्री वाले, ये जो पोस्ट वाले, जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, इनके ऊपर पड़े होते हैं निकोटीनिक रिसेप्टर, एसिटाइलकोलिन के निकोटीनिक रिसेप्टर। तो निकोटीनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देना होता है और उन्होंने तमाम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की ट्रांसमिशन को ब्लॉक कर देना है, चाहे वो सिंपैथेटिक हो चाहे वो पैरासिम्पैथेटिक हो। तो जो गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग ड्रग, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपने समझ लिया। तो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये निकोटीनिक एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, जो पोस्ट के ऊपर पड़े हुए होती है, और तमाम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की ट्रांसमिशन को ब्लॉक करते हैं। इसके साथ एक और ड्रग है, हेक्सामिथोनियम के साथ, वो है ट्राइमेथाफेन। लेकिन जो ट्राइमेथाफेन है वो शॉर्ट टर्म के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होती है, शॉर्ट एक्टिंग। जो हेक्सामिथोनियम है रिलेटिवली लॉन्गर टर्म। तो ये तो हो गया सिंपैथेटिक गैंग्लिया। अगर सिंपैथेटिक गैंग्लिया पर भी हम ब्लॉक ना कर सके, तो पहला रूट हमने पढ़ा था, पहली जगह पढ़ी थी सेंटर में, दूसरा था सिंपैथेटिक गैंग्लिया। जो तीसरा रूट ऑफ इनहिबिशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसको बोलते हैं सिंपैथोप्लेजिक, वो होगा पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन ब्लॉकर। तो इस वाली टाइप को बोलेंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन ब्लॉकर। ठीक हो गया कि अब जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, इसको न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं करवाने देना, या फिर इसमें न्यूरोट्रांसमीटर की सिंथेसिस नहीं करवानी। तो ये आपको नजर आ रहा होगा पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन नहीं न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करवाने हैं, ताकि वो आगे इफेक्टर पे रिसेप्टर्स होते हैं उन पे जाके बाइंड करें। तो पहले हम पढ़ेंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक या पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन ब्लॉकर। तो उसको बोल सकते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन ब्लॉकर। ये तीसरी वैरायटी क्या हो गया, सिंपैथोप्लेजिक। अब इसके अंदर अगर हमने जो न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज को इनहिबिट करना है, तो इस ड्रग को बोलेंगे ग्वानाथिडीन। तो ग्वानाथिडीन ने क्या करवाना है, ग्वानाथिडीन ने रिलीज को ब्लॉक कर देना। ठीक हो गया। जब रिलीज कम से कम होगी तो नोरेपिनेफ्रिन की सिक्रेशन काफी ज्यादा कम होगी, रिलीज ही नहीं हो पाएगा। रिजर्पिन का जो मैकेनिज्म होता है, रिजर्पिन का जो मैकेनिज्म है वो सिंथेसिस से रिलेटेड है, तो इसने सिंथेसिस को ब्लॉक कर देना है। जो ग्वानाथिडीन और ग्वानाड्रेल, इन्होंने काम करना है रिलीज पर, लेकिन जो रिजर्पिन है इसने काम करना होता है इनकी सिंथेसिस के लिए। स्पेसिफिकली एक एड्रीनर्जिक न्यूरॉन्स के अंदर एक पंप होता है, उसको बोलते हैं वेजिकुलर पंप। क्या बोलते हैं? वेजिकुलर पंप। तो इसने वेजिकुलर पंप की एक्टिविटी को ब्लॉक करना है। अभी वेजिकुलर पंप है क्या, तो वेजिकुलर पंप को दिखाने के लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा, ये आपको नोर एड्रीनर्जिक पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन नजर आ रहा होगा, जिसने न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करवानी है, जिसने रिसेप्टर पर जाके काम करना होगा। रिसेप्टर होगा एड्रीनल रिसेप्टर। अब जो टायरोसिन से बनता है नोरेपिनेफ्रिन, टायरोसिन से पहले बनता है डोपा, डोपा से बनता है डोपामीन, जो डोपामीन आगे कन्वर्ट होना नोरेपिनेफ्रिन में। तो जो एंजाइम होता है वो एक वेजिकल के अंदर होता है, और वेजिकल के अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड पंप होता है, जिसको बोलते हैं VMAT, जिसका मैं बता चुका हूँ। और असल में जो VMAT, इसी को ही ब्लॉक करती है रिजर्पिन। तो रिजर्पिन नोरेपिनेफ्रिन के सिंथेसिस को किस तरह कम कर रही है, ये डोपामीन को पंप नहीं करना मारने दे रही, यानी पंप को इनहिबिट करके ये नोरेपिनेफ्रिन को बनने नहीं दे रही। जबकि ग्वानाथिडीन क्या करवा रही है, ग्वानाथिडीन रिलीज को ब्लॉक करवा रही है, ग्वानाथिडीन रिलीज को ब्लॉक करवा रही है। इस तरह से ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इन सिंपैथोप्लेजिक ड्रग का, स्पेसिफिकली पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन ब्लॉकर का। अब पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन ब्लॉकर भी आ गया, तो इनके रिसेप्टर को ब्लॉक कर लो। ठीक हो गया। अगर पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन ब्लॉकर काम नहीं कर रही, तो जो रिसेप्टर्स दो तरह के होते हैं एड्रीनर्जिक रिसेप्टर, एक अल्फा और बीटा। जो बीटा रिसेप्टर्स हैं इनको हमने पढ़ना है डिटेल में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर, लेकिन जो बीटा रिसेप्टर्स होते हैं वो हार्ट के ऊपर पड़े हुए होते हैं। जो अल्फा रिसेप्टर्स है वो पड़े होते हैं वेसल्स के ऊपर पड़े होते हैं। स्पेसिफिकली जो बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने वाले जो इंपॉर्टेंट ड्रग है उसका नाम है प्रोपेनोलोल। आपने इसका नाम सुना होगा। जबकि जो अल्फा रिसेप्टर है उसको ब्लॉक करने वाली है पैराजोसिन। ठीक हो गया। पैराजोसिन, और इसके साथ पैराजोसिन के साथ हम कह सकते हैं, पैराजोसिन के साथ डॉक्साजोसिन और टिराजोसिन। मेरी वैसे प्रोनाउंसिएशन इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आपने किसी तरह उनको नाम को रट्टा मारना है। जो सीन वैरायटी की है, पैराजोसिन, टिराजोसिन और डॉक्साजोसिन, ये वैरायटी अल्फा ब्लॉकर्स की है। जबकि बीटा रिसेप्टर्स या बीटा ब्लॉकर्स प्रोपेनोलोल वाली वैरायटी की है। प्रोपेनोलोल, इसके साथ एटिनोलोल, मेटाप्रोलोल, नेबिवोलोल, ये भी ब्लॉक करते हैं बीटा रिसेप्टर्स को। डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, लेकिन आपको मैं बेसिक ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ। तो यहाँ तक तो हो गया सिंपैथोप्लेजिक का। तो सिंपैथोप्लेजिक सेंटर पे भी जाके काम कर रही है CNS के अंदर, वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज नहीं करवाने दे रही, अल्फा 2 रिसेप्टर के एगोनिस्ट के तौर पे काम कर रही है। गैंग्लियोनिक ट्रांसमिशन को ब्लॉक कर लिया, या फिर रिसेप्टर था निकोटीनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर। पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन
वहाँ से रिलीज नहीं करवाने दे रही या फिर सिंथेसिस नहीं करवाने दे रही VMAT को इनहिबिट करके। बीटा रिसेप्टर्स या अल्फा रिसेप्टर्स वेसल्स के ऊपर, अल्फा एड्रीनल रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और बीटा रिसेप्टर हार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर कार्डिक आउटपुट कम होगी, यहाँ पर आपको पेरिफेरल वीनस पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस कम देखने को मिलेगी। तो पहला तो हो गया डायूरेटिक्स, दूसरा सिम्पैथोप्लेजिक, तीसरा जो होगा वो है वेजोडायलेटर्स जिन्होंने डायरेक्ट वैस्कुलर स्मूथ मसल पे जाके काम करना है। अब इसके अंदर ये दो कैटेगरी के हम देख सकते हैं, बल्कि दो कैटेगरी में डिवाइड नहीं किया हुआ, डिफरेंट कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगर हम ग्रोसली बात करें या फिर सिंपली बात करें तो उसके अंदर हम तीन में डिवाइड कर लेते हैं। कुछ ऐसे हैं जो ओल्डर वेराइटी के हैं, ओल्डर है और ओरल वेजोडायलेटर है, यानी इनकी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओरल है। तो ओल्डर ओरल वेजोडायलेटर, इसमें एग्जांपल आएगी हाइड्रोलिजीन की और मिनी ऑक्सीडेल की। मैं इनके मैकेनिज्म आपको बताता हूँ। तो जो ये वाले हैं ये ओल्डर है, पुराने ज़माने में यूज़ करते थे, अभी भी यूज़ करते हैं, लेकिन ओल्डर का मतलब पहले डिस्कवर हुए हैं। ओरल वेजोडायलेटर है। जो नाइट्रोपुरोसाइड और डायजोक्साइड ये वाले हैं, ये वेजोडायलेटर है, लेकिन इनको ओरल नहीं लेते, इनको लेते हैं पार एंट्रल मतलब इंट्रावीनस। इसके साथ फिनोल्डोपाम ये भी इसी में आती है पार एंट्रल के अंदर। जबकि बाकी जो रिमेनिंग है ये हम कह सकते हैं वेजोडायलेटर ओरल, जिन्होंने कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करना है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अब इनके मैकेनिज्म को पहले देख लेते हैं, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। इन्होंने करानी है वेजोडायलेशन, और वेजोडायलेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है वो है नाइट्रिक ऑक्साइड, जो साइक्लिक जीएमपी के जरिए वेजोडायलेशन करवा देता है, वैस्कुलर स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन करवा देता है। तो अगर चार तरह के मैकेनिज्म हमें देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो एंडोथेलियम से नाइट्रिक ऑक्साइड के सिंथेसिस को बढ़ा देती है, रिलीज को बढ़ा देती है, इस तरह भी वेजोडायलेशन देखने को मिलती है। तो यहाँ पर चार इंपॉर्टेंट ड्रग्स, चार नहीं बल्कि पांच है। नाइट्रोपुरोसाइड, हाइड्रोलिजीन, नाइट्रेट्स एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर भी यूज होते हैं, हिस्टामीन और एसिटाइलकोलिन, ये पांच ऐसे एजेंट्स हैं जो नाइट्रिक ऑक्साइड की रिलीज को बढ़ा देते हैं। दूसरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होगा कि कैल्शियम की इन्फ्लक्स को ब्लॉक कर देना, क्योंकि कैल्शियम कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। तो अगर कैल्शियम का इन्फ्लक्स इसकी रिडक्शन होगी तो भी कैल्शियम कॉन्ट्रैक्शन नहीं करवा पाएगा। इसके अंदर वेरापेमिल, डिल्टियाजिम और नेफिडिमिन ये इस्तेमाल होती है। कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो हाइपरपोलराइजेशन काज करवा देती है। अगर हाइपरपोलराइजेशन हो जाए तो फिर कॉन्ट्रैक्टिलिटी या फिर मोटिलिटी कम हो जाती है। इसके अंदर एग्जांपल आएगी मिनॉक्सिडिल की और डायजोक्साइड की। ठीक हो गया, मिनॉक्सिडिल और डायजोक्साइड ये कैल्शियम चैनल को पोटेशियम चैनल को ओपन कर देती है, जिसकी वजह से हाइपरपोलराइजेशन देखने को मिलती है। और कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जो डोपामीन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करवाती है, मतलब D1 रिसेप्टर के एगोनिस्ट के तौर पे काम कराती है, और डोपामीन भी वेजोडायलेटर है। तो इस तरह से चार मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको देखने को मिले थे। नाइट्रिक ऑक्साइड की रिलीज को बढ़ा देना, कैल्शियम इन्फ्लक्स को कम कर देना, हाइपरपोलराइजेशन काज करवा देना पोटेशियम चैनल को ओपन करवा के, और चौथा होगा डोपामीन रिसेप्टर की एक्टिवेशन। इस तरह से काम करती है वेजोडायलेटर। अब लास्ट में रह गया है कुछ ऐसी ड्रग्स जो रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम को इनहिबिट करती है। कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जो रेनिन की रिलीज को या रेनिन एंजाइम है इसकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देती है। तो ऐसी ड्रग्स को बोलती है एलेस्क्रिन। तो एलेस्क्रिन रेनिन को इनहिबिट करती है। फिर बनता है एंजियोटेंसिन 1। एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 के अंदर कन्वर्ट कराने के लिए एस चाहिए। तो एस को इनहिबिट कराने के लिए एंजाइम इनहिबिट नहीं जो एस इनहिबिटर्स यूज होती है जो एस को इनहिबिट करते हैं। तो एस इनहिबिटर्स के अंदर एग्जांपल आएगी कैप्टोप्रिल, बेंजाप्रिल, लैप्रिल और लिसिनोप्रिल। ये क्या कराती है, एस इनहिबिटर के तौर पे काम आती है, एस को इनहिबिट करती है। जब एंजियोटेंसिन 2 की इनहिबिशन होगी तो वेसोकंस्ट्रक्शन नहीं होगी। दूसरी तरफ जो एस एंजाइम होता है, एक तरफ तो एंजियोटेंसिन 2 की फॉर्मेशन करवाता है, दूसरी तरफ ब्रेडिकाइनिन को इनएक्टिव करवाता है। ब्रेडिकाइनिन एक वेसोडायलेटर है। तो जो एस इनहिबिटर क्या करवा रही है, एक वेसोकंस्ट्रिक्टर को ब्लॉक करके दूसरे वेसोडायलेटर को ज़्यादा प्रोड्यूस करवा रही है। वेसोडायलेटर ब्रेडिकाइनिन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, वेसोडायलेशन प्रोड्यूस करेगा। एंजियोटेंसिन होगा ही नहीं तो वो वेसोकंस्ट्रक्शन कर नहीं पाएगा। तो इस तरह से ये एस इनहिबिटर काम करती है। अगर एंजियोटेंसिन 2 प्रोड्यूस हो भी गया तो इसके रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर दो, तो ऐसी ड्रग्स को बोलती है ARB, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर, स्पेसिफिकली 81। ऐसे ड्रग्स में नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है लोजार्टेन। ठीक हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोजार्टेन और वेल्सर्टेन। मेरी प्रोनाउंसिएशन इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये दो ड्रग्स के नाम लिखे हुए हैं, लोजार्टेन और वेल्सर्टेन। तो ये ड्रग्स होती है जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर के तौर पर काम आती है, ARB बोलते हैं। तो ये था बेसिक ओवरव्यू। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।